तो फॉर एग्जांपल कभी हम किसी आर्कोलॉजिकल साइट में घूमने गए, अगर हम ताजमहल घूमने गए या लाल किला घूमने गए, तो उसे हमें प्रिजर्व करना है, डिस्ट्रॉय नहीं करना है। हम जो हेरिटेज है या जो इंसा है उसे टच करके डिस्ट्रॉय ना करें। ये वैल्यूज इम्पार्ट की जा रही हैं हमारे स्टूडेंट्स में और हमारे सिटीजन्स में। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह चेतन सज्जन परिवार में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम पॉलिटी के सेक्शन में फंडामेंटल ड्यूटीज करेंगे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में मेंशन है, ठीक है। और इसका आर्टिकल कौन सा है? 51A। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये पार्ट 4A में मेंशन है और आर्टिकल 51A है। तो ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं थी। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने ऐड किया है, इससे एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में मेंशन है, उसका आर्टिकल 51A है और ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। हमने इसको ऐड किया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में आया था, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आया था और किसके कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर। ये हमने देखा भी था जब हमने सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे, तो हमने देखा था कि हमने जो फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं वो कहां से ली है? वो हमने ली है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर जो करंटली रशिया है, ठीक। आगे देखते हैं। अब आर्टिकल 51 में ये मेंशन्ड है, तो इसके और बाकी फीचर्स क्या है, ठीक है। तो आर्टिकल 51 क्या करता है? लिस्ट दी फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये इंडियन सिटीजन्स के लिए है स्पेसिफिकली। जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है वो इंडियन सिटीजन्स पे ही अप्लाई होती हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज किसी फॉरेनर पे अप्लाई नहीं होंगी। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इंडियन सिटीजन्स की जो उन्हें फुलफिल करनी है, लेकिन वो लीगली बाउंडेड नहीं है। मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिशिएबल नहीं है। अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज फुलफिल नहीं करता है तो उसके लिए उन्हें कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकेगा, ठीक है। तो ये इसका बेसिक फीचर है। तो ओरिजिनली कितनी ड्यूटीज थी जो ऐड की गई थी 1976 में? 10 ड्यूटीज थी, ठीक है। ओरिजिनली 10 ड्यूटीज थी जो 1976 में आई थी, लेकिन लेटर एक और ड्यूटी ऐड कर दी गई 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, और अब है हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी के फॉर्म में है जो इंडियन सिटीजन को फुलफिल करनी पड़ेगी और फॉरेनर्स पे अप्लाई नहीं होंगी, और ये जस्टिशिएबल नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं। अब देखिए ये इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया में इनका इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्यों लिखी गई? कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगा इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। तो हम इनका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो इनका इंपॉर्टेंस क्या है कि दे प्रमोट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट अमंग सिटीजन्स। मतलब कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको एक रास्ता दिखाना कि उनको किस पाथ पे चलना है, उनको कौन सी वैल्यूज डेवलप करनी है अपनी कंट्री को आगे ले जाने के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन से कंट्री कैसे आगे जाएगी। ये फंडामेंटल ड्यूटीज से हम एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि हम ये करेंगे तो कंट्रीज हमारी आगे बढ़ेगी, ठीक है। एंश्योर रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल सिंबल्स। ये आगे हम देखेंगे। अलग अलग ड्यूटीज में अलग अलग फीचर्स मेंशन्ड हैं जो हेल्प करेंगे एक सिटीजन को अपनी कंट्री को आगे ले जाने में, ठीक। आगे देखते हैं। अब ड्यूटी 1 कौन सी है? जो पहली ड्यूटी मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी में, वो है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट
इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं वो फॉलो करनी है किन्हें, सिटीजन्स को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज फॉलो करनी है सिटीजन्स को। ठीक, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सेकुलरिज्म एक फीचर है, डेमोक्रेसी एक फीचर है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स हो गए, आइडियल्स और इंस्टीट्यूशंस। इनको हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारी पहली फंडामेंटल ड्यूटी हो गई। आगे देखते हैं, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। अब इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है, मतलब हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था, तो उसमें जो वैल्यूज हमने डेवलप की, वहां से जो हमने लर्निंग ली, उसको चेरिश करना है और उसे हमें ऐसा आइडियल, उसके जो नोबल आइडियल्स थे उनको फॉलो करना है। जैसे कि गांधीयन वैल्यूज, इसमें क्या नोबल आइडिया होगा गांधीयन वैल्यूज में, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का था। नोबल आइडिया हमारा हो सकता है सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, ऐसी कुछ वैल्यूज हैं जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में देखी गई थी और हमें चेरिश करना है और फॉलो करना है। ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटी 2 बोलती है। ठीक, फंडामेंटल ड्यूटी 3 कौन सी है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब कोई ऐसा काम या एक्ट या स्पीच हमें नहीं देना है जिससे इंडिया की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी पे कोई बाधा आए। ठीक, इसके अलावा इसे अपहोल्ड करने के लिए भी काम करना है। मतलब कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा है जो एंटी नेशनल है, तो उसे हमें रिपोर्ट करना है किसे, सिक्योरिटी फोर्सेस को। ठीक है, ये हमारी ड्यूटी है। ठीक, तो जो थर्ड ड्यूटी क्या है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर इंडिया की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी पे कोई भी डेंजर आता है तो हमारी ड्यूटी है कि उसे हम प्रोटेक्ट करें और अपहोल्ड करें। वो कैसे कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसे हमें रिपोर्ट करना है सिक्योरिटी एजेंसीज को। ठीक, आगे देखते हैं, चौथी ड्यूटी क्या है, चौथी ड्यूटी है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। इसमें आप लोग देखेंगे एग्जांपल टेरिटोरियल आर्मी का। कौन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिनने टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर रखी है, MS धोनी। इसके अलावा आप लोग इसमें एग्जांपल ले सकते हैं एनसीसी का। एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कैडेट कोर। ठीक, तो अगर कभी जरूरत लगती है कि हमें इंडिया को डिफेंड करना है तो हमें अग्रणी रहना पड़ेगा और वो हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी कंट्री को डिफेंड करें। अलग अलग मीन्स है, जैसे टेरिटोरियल आर्मी एक करंट मीन्स है, इसके अलावा एनसीसी भी एक मीन्स है जिससे ये वैल्यूज इंपार्ट की जा रही हैं हमारे स्टूडेंट्स में और हमारे सिटीजन्स में। कौन सी वैल्यू, कौन सी ड्यूटी,
टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। ठीक, आगे देखें। ड्यूटी 5, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। इसमें क्या एग्जांपल हो सकता है? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी वर्ड कहाँ मेंशन्ड है? हमने देखा है, ये मेंशन्ड है प्रीएम्बल में। ठीक, तो हमें क्या करना है कि हार्मोनी या टॉलरेंस देश में बना के रखना है, जिसे हम भाईचारा भी बोलते हैं। ठीक, तो इससे क्या होगा कि हमारे देश में राइट्स नहीं होंगे, कम्युनल वायलेंस कम हो जाएगा, है ना, और देश जाएगा हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ। ये रिड्यूस होंगे और क्या मिलेगा हमें? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसलिए ये ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ठीक है। तो पांचवी ड्यूटी क्या थी? टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। ड्यूटी 6, ये छठवीं ड्यूटी कौन सी है हमारी? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। जैसे कि आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो हमारे कंपोजिट कल्चर का पार्ट है, इसे कौन मैनेज करता है? एएसआई। तो फॉर एग्जांपल कभी हम किसी आर्कियोलॉजिकल साइट में घूमने गए, अगर हम ताजमहल घूमने गए या लाल किला घूमने गए, तो उसे हमें प्रिजर्व करना है, डिस्ट्रॉय नहीं करना है। कि जैसे हमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपना नाम लिख देते हैं, कुछ कपल्स अपना नाम लिख के चले जाते हैं हमारे जो कल्चर का, कंपोजिट कल्चर का पार्ट है, जो हमारे हेरिटेज का पार्ट है, उन मॉन्यूमेंट्स में। तो ये गलत तरीका है, ये हमारी इस ड्यूटी को वायोलेट कर रहा है। तो हमें क्या करना है? अपने कंपोजिट कल्चर के जो आर्किटेक्चर है, जो हेरिटेज है, उन्हें प्रिजर्व करना है। तो ये हमारी ड्यूटी है। इसके लिए हमें एएसआई को हेल्प करना है कि हम पार्टिसिपेट करें इसमें, मैनेजमेंट में, कैसे अपनी बेसिक ड्यूटी फुलफिल करके, कि अगर डस्टबिन में कचरा डालें, हम जो हेरिटेज है या जो इंफ्रा है उसे टच करके डिस्ट्रॉय ना करें, कि कुछ स्किन सेंसिटिव भी होते हैं। जैसे कि ताजमहल को देख लें कि ताजमहल डार्क हो जाता है पॉल्यूशन के कारण। ठीक है, तो ये भी हमारी ड्यूटी का पार्ट है कि हमारा जो हेरिटेज है या कंपोजिट कल्चर है उसे हम प्रिजर्व करें। एक हमारा कंपोजिट कल्चर बोलता है गंगा जमुनी तहजीब, मतलब ये यूनिटी की बात करता है, जिसे हम सिंक्रेटिज्म भी बोल सकते हैं। कि हमारा कल्चर बहुत डाइवर्स है, बहुत कंपोजिट है। हम इंडिया में अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे की वैल्यूज फॉलो करते हैं, है ना। तो वो भी इस ड्यूटी का पार्ट है। ठीक, आगे देखते हैं। 7 ड्यूटी कौन सी है? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक, मतलब हम देख सकते हैं कि हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करनी है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? प्रोजेक्ट टाइगर हो सकता है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे वेदों में भी लिखा है, जो हमारे वेद है ना, जैसे अथर्ववेद में लिखा है कि हमारी ड्यूटी है कि हमें अपने नेचर को प्रोटेक्ट करना है। तो
हमारे ग्रंथों में भी ऐसा लिखा हुआ है, और ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने आसपास की सराउंडिंग को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि अगर हम नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे तो नेचर भी हमें प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने इन्वायरमेंट को, फॉरेस्ट को, लेक को, रिवर को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें। ठीक, एट ड्यूटी क्या है? एट ड्यूटी है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। मतलब हमें सूडो साइंस अवॉइड करना है, लर्निंग प्रमोट करनी है बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन सी ड्यूटी बोलती है हमें? ड्यूटी 8। ये साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है कि हमें चीजों को साइंटिफिकली अप्रोच करना है, क्योंकि अगर साइंस बोलता है कि हर इवेंट के पीछे कोई भी अगर हैपनिंग हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, तो हमें उस रीजन तक पहुंचना है, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। तो किसका पार्ट है? साइंटिफिक टेम्पर का। ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म का मतलब है ह्यूमन वैल्यूज प्रमोट करनी है। ह्यूमन वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती हैं? ह्यूमन वैल्यूज हो सकती हैं लव, कंपैशन, सिंपैथी, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, ये सारी वैल्यूज प्रमोट करनी है हमें। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म की बात मैंने कर दी यहाँ पे। ठीक, आगे देखते हैं। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी क्या हुई? हमारी बसेस हो गई, पब्लिक ऑफिसेस हो गए, ठीक, इन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है और हमें वायलेंस नहीं करना है, मतलब हमें नॉन वायलेंस फॉलो करना है। ठीक है, नॉन वायलेंस फॉलो करेंगे तो जान माल की हानि नहीं होगी, राइट्स नहीं होंगे, वॉर नहीं होंगे। ठीक, आगे देखते हैं। 10th ड्यूटी, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। अब हमें एक्सीलेंट बनना है। एक्सीलेंट बनेंगे तो क्या होगा? बेटर इंडिविजुअल्स बनेंगे और हमें क्या मिलेंगे? लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। अगर हम लॉ अबाइडिंग बनेंगे तो हम रूल्स ब्रेक नहीं करेंगे। हम रूल्स ब्रेक नहीं करेंगे तो सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी और अच्छी तरीके से चलेंगी। जैसे कि आपने देखा होगा, ट्रैफिक, आपको कोई अगर ट्रैफिक लॉ वायलेट करता है तो जैम की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अगर हर इंसान किसी भी सिटी में ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेगा तो रेयरली आपको जैम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है? लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनना है। वो हमें एक्सीलेंस बनाएगा और इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्टिविटी में भी हमें ध्यान देना है। ठीक, और एक लास्ट ड्यूटी 11 है, वो मिस हो गई है, मैं ऐड कर देता हूं। ड्यूटी 11 है कि जो पेरेंट्स हैं उनको अपने वार्ड्स या चिल्ड्रन को क्या करना है? अपॉर्चुनिटी देनी है। किसकी अपॉर्चुनिटी देनी है? एजुकेशन की। ठीक है, ये किससे आया था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, तो हमारी 11 ड्यूटी क्या है? जो पेरेंट्स हैं उनके अपने वार्ड्स या चिल्ड्रन को, या जो गार्जियन है उन्हें अपने वार्ड्स या चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो एजुकेशन या शिक्षा प्राप्त कर पाए। ये 11 ड्यूटी ऐड की गई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, फिर ये इसका बेसिक सा कंक्लूजन है, वो देख लेते हैं। तो क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज आर एसेंशियल फॉर रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। ये क्या करता है फंडामेंटल ड्यूटीज? कि जो सिटीजन्स है उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाता है।
जो सिटीजन्स हैं उनमें एक रिस्पॉन्सिव बिहेवियर इम्बाइब करता है, ठीक है। और इसके अलावा दे स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, जैसे कि हमने देखा कि ये ब्रदरहुड प्रमोट करता है, ब्रदरहुड से हमें एक फ्रेटर्निटी भी देखने को मिलती है। तो इसलिए ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बेसिक फंडामेंटल ड्यूटीज का डिस्कशन था, बाकी हम आगे क्लासेस में दूसरी चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।